ये कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है। ये यहाँ पे जो एसएसटी की पेडागोजी है ना, उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है। ये कह रहा है कि कौन सा है आकलन की एक सीमा नहीं है, यानी उसकी कमी नहीं है, जैसे समय की कमी, प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व देना, संकल्पनात्मक त्रुटि या भय तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति। आकलन की एक सीमा नहीं है, यानी कौन सी कमी नहीं है वो चूज करनी है। जाएगी जो भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति से, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 122 है जो पूछा गया है, ये कह रहा है कौन सी एक पाठ्य योजना की पूर्व यानी पूर्वापेक्षा नहीं है। इंग्लिश में क्या कह रहा है, प्री रिक्वेजिट ऑफ लेसन प्लानिंग, मतलब कौन सी पाठ्य योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है। जैसे विषय का ज्ञान होना, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना, अधिगमकर्ताओं की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान होना, या शिक्षण एवं तकनीकों का ज्ञान होना, यानी चाहे विधि बोल सकते हैं या शिक्षण बोल सकते हैं, तकनीकों का ज्ञान होना। तो इनमें से पूर्वापेक्षा नहीं होगा, हम ये कह सकते हैं अधिगमकर्ताओं की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान होना, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी विषय का ज्ञान होना जरूरी है, बाल मनोविज्ञान का भी होना है, और जो भी टीचिंग मेथड होती हैं और उन्हें पढ़ाने की टेक्निक होती है उनका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, पार्टी योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है, तो वो बच्चे की गरीब है अमीर है उनसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। जैसे सुकरात ने निर्देशन विधि दी थी, प्लेटो ने प्रश्नोत्तर विधि, हर्बर्ट स्पेंसर ने संवाद विधि, अरस्तु ने आगमन निगमन विधि। सही सुमेलित बताना है, इनमें से केवल एक ही सही है और बाकी सभी गलत हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। हार्वर्ड स्पेंसर ने संवाद विधि नहीं दी थी, इसने तो पंचपदीय प्रणाली दी थी, जिसमें आपके जैसे पाठ्य योजना बनाते हैं तो उसके 5 स्टेप होते हैं, वो दी थी। इसे पंचपदी प्रणाली की प्रणेता माना जाता है हर्बर्ट स्पेंसर। प्लेटो है, इसने प्रश्नोत्तर विधि नहीं दी थी। देखो, प्रश्नोत्तर विधि तो दी थी आपके सुकरात ने। ठीक है, और अगर आपसे पूछे प्रश्नावली फिर किसने दी थी, तो फिर प्रश्नावली दी थी आपके पूर्ववर्त ने। ठीक है, और बाकी सुकरात ने निर्देशन विधि नहीं दी थी, निर्देशन विधि नहीं दी थी इन्होंने, तो सुकरात ने दी थी आपकी प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, तो इसमें से तो केवल डी नंबर ऑप्शन सही था, बाकी सभी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 124 नंबर, इसमें क्या पूछा है, ये कह रहा है कि कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है। यानी जो सामाजिक अध्ययन होता है एसएसटी का सामान्य यानी सामान्य अध्ययन का शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है, यानी कोई जनरलाइजेशन ऑब्जेक्ट नहीं है वो चूज करना। जैसे पर्यावरण से परिचित कराना होना हो गया, तो इससे तो जरूरी होता है ये तो। सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना ये भी जरूरी है। सामाजिक आर्थिक जो भी संस्थान है उनमें रुचि लेना ये भी बात सही है। लेकिन जाति प्रथा की प्रशंसा करना ये एक नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। ये चीज़ें हम जो एसएसटी का जो सामान्य अध्ययन का उद्देश्य नहीं होता है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, ये कह रहे समस्या के समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया है, तो 7 होगा। ठीक है, तो 5 या 7 तो इन दोनों में से ही होंगे, तो ये सी और डी राइट आंसर होगा। ठीक है, सी और डी इसका राइट आंसर होगा, ना कि इसका ये मैं 3 बता रहा था ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसके 5 से ज़्यादा स्टेप होते हैं समस्या समाधान विधि के। ठीक है, तो इस वजह से हम कहेंगे एक तो आपका सी ऑप्शन और एक डी ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी और डी ये दोनों हो जाएंगे सही। क्वेश्चन नंबर 126 है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में है जो मानव मामलों से संबंधित है। ये परिभाषा किससे संबंधित है, तो ये आपकी जो आपके फेयरचाइल्ड द्वारा दी गई है। क्या सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में जो मानव मामलों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक श्रव्य सामग्री है, यानी जिसे हम सुन सकते हैं, तो एक लिखवापन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 149 नंबर है कि इनमें से कौन सा एक क्लिपेट के द्वारा दिया गया परियोजना का एक प्रकार नहीं है। क्लिपेट के द्वारा जैसे रचनात्मक परियोजना, विध्वंसक परियोजना, समस्यात्मक परियोजना, अभ्यास परियोजना। अगर इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे ध्यान से तो हम कहेंगे जो विध्वंसक परियोजना है इस प्रकार की कोई भी परियोजना आपके क्लिपेट ने नहीं दी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रेखी अभिक्रम अनुदेशक का प्रतिपादन किसने किया था। रेखी की बात करेंगे तो हमेशा उसका नाम आएगा BF स्किनर। अगर यहाँ पर साकी की बात करते तो उसका नाम आता नॉर्मन एवं क्राउडर। ठीक है, और गिलबर्ट मैंने नहीं दी थी, कोई कंप्यूटर वगैरह थी अनुदेशक वगैरह वो, लेकिन हम मोस्टली यही पढ़ते हैं रेखी और साकी। तो रेखी दिया था स्किनर ने
आखिर साकी दिया था क्राउडर ने। तो इस प्रकार है, ये कह रहा है कि शिक्षा की नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये कथन किसका है? यानी शिक्षा की नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ये कथन है आपके संबंधित हो जाएगा दुर्खिम द्वारा। किसने कहा था? दुर्खिम ने कहा था। बाकी नेक्स्ट, मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के नाम से जाना जाता है। मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ये मॉडल है किसके नाम से जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन पूछा है भाई ने, चलो कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिसन। ठीक है, यानी मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ये आपके मॉरिसन मॉडल है। नेक्स्ट, बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक 25 से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? ज्ञान है, बिल्कुल है। मूल्यांकन बिल्कुल है। विश्लेषण है, बिल्कुल है। अधिकरण नहीं है। रिसीविंग है तो शायद ये क्रियात्मक में आता है या भावात्मक, किसी में भी आता हो, लेकिन ये आपके ज्ञान में नहीं आता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब बाकी ज्ञान में देखो, ज्ञानात्मक ब्लूम ने दिया था, इसके 6 स्टेप थे, एक तो ये था, ठीक है, और विश्लेषण भी था, मूल्यांकन था, और कौन कौन से थे? तो देखो, पहला ज्ञान होता है, फिर हमें उसका अपबोध होता है यानी बोध होना, फिर उसका हम अनुप्रयोग करना सीखते हैं, फिर उसका हम विश्लेषण करते हैं, फिर तब संश्लेषण करेंगे, तब लास्ट में जाकर मूल्यांकन करते हैं। तो इस प्रकार ये 6 स्टेप होते हैं। इसमें से नहीं था, अधिकरण नहीं था। अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के बारे में कौन अनुसार प्रयोजना विधि संबंधित है? यानी अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार प्रयोजना विधि संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी समूह नियंत्रित अनुदेशन, जिसे हम कहते हैं ग्रुप कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन। कौन है ये? अनुदेशन तकनीकी प्रकृति के अनुसार परियोजना विधि के संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मूल्यांकन एवं मापन के संबंध में निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? यानी मूल्यांकन और मापन के संबंध में निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? हम बी पर ही जाएंगे। ठीक है, यानी हम कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी मूल्यांकन का मतलब होता है मापन और मूल्य का निर्धारण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये 125 था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 आएगा। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पद है प्रायोजन विधि का भाग नहीं है? परिस्थिति उत्पन्न करना, ये तो निश्चित तौर से होगा। प्रायोजना का चुनाव करना, ये भी होगा। प्रायोजना का मूल्यांकन करना, ये भी होगा। लेकिन सूचना का विश्लेषण करना, ये इसका भाग नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया था। क्या सुझाव नहीं दिया गया था इन 5 में से, सॉरी 4 ऑप्शनों में से? तो इनमें से देखें तो हम ये कहेंगे मूल्यांकन का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, ये बात सही है। मूल्यांकन का स्वरूप व्यापक होना चाहिए, ये भी बात सही। मूल्यांकन निरंतर होना चाहिए, ये भी बात सही है। तो फिर लास्ट वाली ऑप्शन है वो नहीं होगी, यानी प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापक की ज्ञान प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं हो, ऐसा कहना गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी क्या चीज़ होगी? हम कहेंगे अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो वो ग्राफ होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्राचीन व वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है, ये वह स्थान कौन सा होता है? तो हम कहेंगे चाहे वो आपका भ्रमण हो, ठीक है, चाहे आपका संग्रहालय हो, चाहे अवलोकन हो, ये प्रत्यक्ष ज्ञान ही करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन नंबर बच रहा है, इसमें ये पूछा है कि निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही करता है? तो देखो, ज्ञानार्जन में करेगा नहीं, आपके बोध का विकास होगा, इससे संबंध नहीं, ना ज्ञान उपयोग से, केवल ये आपका संबंधित होगा क्रियात्मक कौशल का विकास। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के मूल्य क्या होते हैं? तो देखा जाए तो ऑप्शन में डी दे रखा है, तो यही होगा। ठीक है, मोस्टली यही। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, जैसे देख पा रहे होंगे 122 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था कि संकलनात्मक मूल्यांकन निम्न के लिए अनुपयुक्त है, यानी इन एप्रोप्रिएट है, वो गलत, यानी एक तरह से गलत ही चूज़ करना है आपको। अनुपयुक्त है वो गलत है, वो ही चूज़ करना है। वैसे संकलनात्मक मूल्यांकन को यहाँ पे हिंदी में इसका पर्यायवाची होगा, वो योगात्मक मूल्यांकन होगा। और योगात्मक मूल्यांकन को ही हम संकलनात्मक मूल्यांकन कह देते हैं, इसे ही इंग्लिश में सुमेलेटिव असेसमेंट बोलते हैं, यानी ये वर्ष के अंत में होता है। तो इसमें से हमें तो गलत चूज़ करना था। जैसे ये ग्रेड नीचे करने में, तो ये बात तो सही है, क्योंकि ग्रेड देने में तो इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर विद्यार्थी अधिगम का सार संक्षेप में तैयार किया जाता है,
तो ये भी बात सही कि वर्ष के अंत में किया जाता है, तो सभी चीज़ें आपके सार संक्षेप में की जाती हैं। और शतरंग मूल्यांकन में होता है, शतरंग मूल्यांकन का मतलब होता है एंड ऑफ टर्म असेसमेंट, एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट, यानी आप कह सकते हैं शतरंग मूल्यांकन का मतलब वार्षिक जो आपके एनुअल एग्जाम होते हैं ना, उसके बाद जो आप कह सकते हैं वो नहीं कह सकते हैं एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं वर्ष के अंत में होने वाला मूल्यांकन एक तरह से। तो ये भी आपके तीनों पॉजिटिव हैं, लेकिन ये गलत है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति पर निगरानी रखना, तो ये तो फॉर्मेटिव होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एफ ए बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में एफ ए बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसे हम कहते हैं संरचनात्मक। इसके अन्य नाम भी हो सकते हैं, लेकिन ये संरचनात्मक आंकलन कह सकते हैं, या ऐसे ही हम मूल्यांकन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये दो प्रकार के होते हैं मूल्यांकन, एक तो होता है एफ ए और एक होता है एस ए। ये दोनों ही प्रकारों से क्वेश्चन बना है, तो निश्चित तौर से ये एस ए से पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये जो है ना, ये लास्ट का पॉइंट है, ये एफ ए से संबंधित है, बाकी ये 3 कथन ऊपर वाले वो एस ए से संबंधित है, यानी योगात्मक मूल्यांकन से। क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्न में से कौन सा विषय है जो उच्च प्राथमिक यानी अपर प्राइमरी की बात कर रहे हैं स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया जाता है, जैसे इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है या मनोविज्ञान है। हालांकि देखा जाए अपर प्राइमरी में हम मनोविज्ञान नहीं पढ़ते हैं, यानी मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी नहीं पढ़ते हम, ये आपके पढ़ते हैं 11th से ही सब्जेक्ट ली जाती है मोस्टली, तो तभी पढ़ते हैं। फिर 12th में भी पे जो बीए में करते हैं तो उसमें भी ले लेते हैं, फिर एमए करते हैं उसमें भी ले लेते हैं, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से है। तो इसका ऑप्शन नंबर पर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हम डी पे जाएंगे, तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्न में से शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण क्या होगा, यानी जो भी आप पीछे ये कह रहा है शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण क्या हो जाएगा, यानी एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव यानी अनुप्रयोग उद्देश्य है। तो आप दे जैसे परिभाषा देना, स्थापित करना, वर्गीकरण करना, प्रत्यास्मरण करना। हालांकि देखा जाए इन ऑप्शनों में से तो वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्थापित करने का मतलब होता है, आप ऐसे कह सकते हो जो आपने ज्ञान सीखा है ना, जैसे हम ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी पहले नंबर पर क्या आता है, ज्ञान आता है ना। ये पाठ्य योजना बनाते थे हम बीएड में और डीएलएड में, तो उसमें चलता था जैसे ज्ञान हो गया, फिर ज्ञान का फिर क्या करोगे, जो आपको ज्ञान होगा उसका आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बोध हो जाएगा, फिर बोध हो जाएगा तो फिर इसका क्या करोगे आप, अनुप्रयोग करोगे। अनुप्रयोग का मतलब है जो सीखा है ना उसका अन्य स्थानों पर इसका प्रयोग करना अपने ज्ञान का। तो ये यही तो कह रहा था कि अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण क्या होगा, जो आपने सीखा है उसे क्या कर रहे हैं आप दूसरी जगह आप यूज करना है, तो उसे कहते हैं स्थापित करना, ठीक है। बाकी परिभाषा देना ये ज्ञान से संबंधित हो जाएगा, वर्गीकरण करना ये बोध से संबंधित हो जाएगा, प्रत्यास्मरण प्रत्यय आप विज्ञान कर सकेंगे तो ये बोध से ही आपके ज्ञान से संबंधित हो जाएगा। क्योंकि हम जब पाठ्य योजना बनाते थे तो आपने देखा होगा जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि आज हम नागरिक शास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे और नागरिक शास्त्र के बारे में प्रत्यास्मरण प्रत्यय विज्ञान करेंगे। मैंने एग्जांपल दिया, इसकी जगह पे आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, यानी जो प्रकरण होता है, ठीक है। तो इसका तो राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन होगा। और ब्लूम टैक्सोनॉमी में यही क्वेश्चन होते हैं जो सेकंड ग्रेड है यानी आरपीएससी में पूछे जाते हैं बहुत है, चाहे वो टीजीटी मैथ की बात करें, टीजीटी साइंस की बात करें या टीजीटी एसएसटी की बात करें, पर्टिकुलर हर एक में क्वेश्चन बनते हैं ये वाले। क्वेश्चन नंबर 125 है, वो इस प्रकार पूछा है कि सूचना तकनीक के मुख्य घटक क्या हैं, चाहे वो आपका सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो या उपयोगकर्ता हो, ये सभी आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि और 140 नंबर है, इसमें सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है, तो वो बाकी सभी लक्ष्य हो जाएंगे, लेकिन शिक्षण शिष्टाचार है ना ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि नेक्स्ट सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम का सामग्री का महत्व क्या है, यानी अधिगम सामग्री का महत्व क्या है, तो निश्चित तौर से ये दोनों ही हो जाएंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है कि सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य के अध्ययन की उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंध संदर्भ में समझने में सहायता करता है। ये परिभाषा है आपकी कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया की, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है सूचना तकनीक का शिक्षा में सबसे पहले उपयोग करने वाला देश कौन सा था, वो ब्रिटेन भी था और यूएसए भी, दोनों ने किया था, ठीक है। एक अच्छी मूल्यांकन की कौन सा मापदंड सही नहीं है, यानी जो गलत है, वैधता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, लेकिन व्यक्ति परक नहीं होनी चाहिए, यानी सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमाणात्मक परीक्षाओं का प्रकार है? तो देखिएगा, जो प्रकार है वो है मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा आंसर। 102 को देखते हैं कि इतिहास अध्यापक कक्ष में भिन्न भिन्न राजाओं के काल का अंतर समझाने का श्रेष्ठ साधन क्या है? तो देखिएगा, सबसे जो श्रेष्ठ साधन है इसमें वो है समय रेखा ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संविधान के किस भाग में सम्मिलित है? तो आपको पता होगा ये है संविधान के भाग 3 में। नेक्स्ट है 110 देखिएगा कि निम्न में से शिक्षण के अवबोध उद्देश्य का सही उदाहरण क्या है? देखिए, अवबोध आप किसी बच्चे को हुआ है ये कैसे पता चलेगा? तो इसका मतलब है कि वो व्याख्या कर देगा, तो उसको व्याख्या करने से, बिल्कुल हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। व्याख्या करने से पता चल जाएगा उसके अवबोध उद्देश्य के बारे में। अगला क्वेश्चन कि भूगोल में सहायक प्रविधियों में जैसे ग्लोब, मानचित्र, भौगोलिक उपकरणों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है प्रत्यक्षीकरण का अवसर प्रदान करना, बिल्कुल, बोध सभ्यता का विकास, बिल्कुल, प्रभावशाली शिक्षण और उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा अपना। 1 से 41 नंबर के सामाजिक विज्ञान में मानचित्र संबंधी प्रश्न किस शिक्षण उद्देश्य के लिए होता है? तो याद रखिए है अवबोध के लिए, ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें आंसर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि परिवहन, उद्योग, जनसंख्या, खनिज आदि के वितरण का दर्शाने वाले मानचित्र कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं विषयक मानचित्र, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कि स्थान, उसके विविध लक्षणों, वितरण तथा स्थानिक संबंधों का अध्ययन आप किस विषय के रूप में करते हैं? तो याद रखिए ये करते हैं हम भूगोल के रूप में। तो अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो 125 देखिएगा, निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? देखिएगा, ज्ञान उद्देश्य था उसका उदाहरण कौन सा है? तो आपको पता होगा कि परिभाषा देना होता है, वो ज्ञानात्मक उद्देश्य का उदाहरण है। तो नेक्स्ट है अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन क्या हो सकता है? तो देखिएगा, सबसे अगर अच्छा साधन हो सकता है वो ग्लोब हो सकता है। यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है, धर्म न तो पुराना और न धर्म धार्मिक सिद्धांतों में है। तो याद रखिएगा, इस बात को जो कहने वाले थे वो थे स्वामी विवेकानंद, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं 141 नंबर को कि पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है, याद रखिएगा वह सिद्धांत कौन था है? तो वह है क्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 120 चले तो देखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र से क्या नाम दिया गया? तो आपको पता होगा इसका जो नाम दिया गया है वो दिया गया है परख, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालय कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ है? तो इसका जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 2004-05 में, यानी ऑप्शन नंबर की बात की जाए तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया? तो इसको जो बनाया गया था वो बनाया गया था स्वतंत्रता का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन अपना कि भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? तो इसको बनाया गया था 2012 में। याद रखिएगा, फर्स्ट सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। तो जो सामाजिक अध्ययन है उसका माध्यमिक स्तर पर इसका शिक्षण किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्य का वर्गीकरण दिया था, तो आपको पता होगा इसको वर्गीकरण देने वाले थे वो थे BS ब्लूम। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात की जाए तो पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है। तो पाठ्यक्रम के जो क्षेत्र में शामिल है वो है विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं और विद्यालय की बाह्य क्रियाएं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि दोनों ही इसमें निहित होती हैं। नेक्स्ट है कि सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए, किसके अनुरूप होनी चाहिए? तो ये विद्यार्थियों के अनुरूप होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है, वह देखिएगा जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वो प्रविधि कौन सी है, आपको प्रविधि बतानी है। तो वो जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वो है कथन विधि। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। तो इसको हमेशा ही विद्यार्थी के सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण हेतु ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है। तो इसका जो भ्रमण है वो उपयोगी है विषय की रुचि उत्पन्न करने के लिए, बिल्कुल, प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने के लिए और विषय वस्तु को बेहतर समझने के लिए, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित है। तो ब्लूम की जो पाठ्य योजना है वो उद्देश्यों पर आधारित है। इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगले अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है, यह कथन है। तो इस कथन को जो कहने वाले थे वो थे किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन के निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिन्ह के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? तो ये प्रदान करती है निबंध प्रकार की परीक्षा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 1976 में इसमें संशोधन हुआ था। वह संविधान संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो ये जो संविधान संशोधन था वो तो 86वां संविधान संशोधन है। सामाजिक अध्ययन करता है। तो सामाजिक अध्ययन किसका अध्ययन करता है? ये भी क्या किया गया था? बोनस किया गया था। नेक्स्ट है कि सामाजिक अध्ययन के संप्रत्य की सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंग, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं जिनके माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न करता है। संस्थाएं जिसमें उसके विकास ज्ञान प्रदान करता है। किसके द्वारा बताई गई थी? तो ये बताई गई थी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च के द्वारा। नेक्स्ट है कि सामाजिक अध्ययन के क्षेत्रों के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है उपयुक्त सभी के नागरिक संबंधी अध्ययन, मानवीय संबंधी अध्ययन और नागरिकता संबंधी अध्ययन। नेक्स्ट है कि सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किस तथ्य की अपेक्षा रखनी स्वाभाविक है? तो ये स्वाभाविक है कि विशिष्ट बातों का वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार, बिल्कुल। सामान्य पदों व गुणों की अवधारणा, बिल्कुल। तथ्य, नियम, परिभाषा, विधा व प्रविधि की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। यानी अगला क्वेश्चन कि मूल्यांकन की प्रक्रिया है। तो देखिएगा जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो उद्देश्यों की उपलब्धि का विस्तार का निर्धारण करती है, बिल्कुल। परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना, बिल्कुल। अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। तो याद रखिएगा उपयुक्त दोनों कथन असत्य हैं क्योंकि पाठ को लंबा करता है और छात्र को उबने लगते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है जो कि 129 है। देखिएगा कि प्रोजेक्ट विधि के सर्वोत्तम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया था? तो इसको जो देने वाले थे व्यवहारिक रूप वो थे डॉक्टर W.H. किलपैट्रिक। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से सही कथन आपको सही मिलान करना है कि सही मिलान कौन सा है। तो देखिएगा इसमें सही मिलान है वो है पहले का B.S. ब्लूम मूल्यांकन आयाम, बिल्कुल। हर्बर्ट थे, उन्होंने स्मृति दिया, बिल्कुल। मॉरिसन ने बोध स्तर दिया और हंटर ने चिंतन। हाँ, तो सभी एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो ऐसा कौन से में? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन आयाम के निम्न 3 सोपान दिए गए हैं। देखिएगा शैक्षिक उद्योग का निर्धारण, अधिगम के अनुभव प्रदान करना और व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। उपयुक्त तीनों सोपान निम्न में से किसके द्वारा दिए गए हैं? तो देखिएगा ये तीनों हैं वो B.S. ब्लूम के द्वारा दिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा अजैविक संसाधन नहीं है? तो याद रखिएगा अजैविक संसाधन नहीं है वो है पौधा। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है। तो इसकी जो आवश्यकता है उसका कारण क्या है? तो वो है सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंधित समझने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? तो नवीन संकल्पना है वो है कि मानव संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना। अगला कि सामाजिक विज्ञान का कक्षा की मुख्य आवश्यकता क्या है? इसकी जो मुख्य आवश्यकता है वो है स्थिति, बनावट व स्थान, उसके साथ ही प्रदर्शन की सुविधा। ए और सी दोनों ही आंसर माने गए थे आयोग के द्वारा। सामाजिक विज्ञान में कच्चा की प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। क्या सहायक होता है? तो याद रखिएगा ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति, इनमें से सभी। तो देखिए नेक्स्ट है, देखिए शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीकियों का और उपयुक्त विशिष्ट वातावरण का है। ठीक है, क्या का है? विशिष्ट वातावरण। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सामाजिक अधिगम प्रारंभ यानी प्रारंभ कह लो या आरंभ होता है, किससे होता है? तो वो संपर्क से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। छात्रा में सीखने की योग्यता निर्भर करती है। तो हम कहेंगे वो व्यक्तिगत विभिन्नता पर करती है। अब क्वेश्चन नंबर है
42 नंबर, पब्लिक स्कूल की विशेषता होती है, यानी जो आपके पब्लिक स्कूल होते हैं ना, उनकी क्या क्या विशेषता होती है। वैसे ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, ऐसे ही देखो, क्योंकि मोस्टली ये है कि साइकोलॉजी या CDP के अंदर यही राइट आंसर होते हैं ज़्यादातर ओवरऑल देखा जाए तो। आवासीय विद्यालय होते हैं, सही बात है। सुविधा युक्त होते हैं, ये भी बात सही। किशोरों के व्यक्तित्व के विकास का ध्यान रखा जाता है, ये भी बात सही। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, RT धारा 14 सुनिश्चित करती है। तो RT जो धारा 14 है ना, ये संबंधित है ना, ये आपकी संबंधित होती है किसी भी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। ये कह रहा है RT एक्ट 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवस यानी दिवसों और शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। ये न्यूनतम पूछी है, कम से कम कितनी होती है। और 1 to 5 में आपको एक तो शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 to 5 में दिवसों और शिक्षण घंटों में आपको बताना है। तो हम ये कहेंगे, तो ये 210 तो काट दीजिएगा, ये तो हो ही नहीं सकते। आपके 200 तो कार्य दिवस होंगे और घंटे कितने होंगे, 800 होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया था। सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट है, ये आपका स्टार्ट किया गया था 1961 में। RT एक्ट 2009 की धारा 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को जो भी अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व किसका होता है। ये होगा आपके राज्य सरकार का होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 62 ये कह रहा है डाइट की फुल फॉर्म बताइएगा। जो DLED वगैरह करते हैं तो आप जानते होंगे, या BSTC वो डाइट से करते हैं, तो डाइट में अच्छी कॉलेज मिल जाती है। तो बताइएगा डाइट की फुल फॉर्म क्या होती है। तो डाइट की फुल फॉर्म होती है जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। इसकी इंग्लिश देखें, डाइट की होगी DI का मतलब डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट हो जाएगी ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सही है ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि पाठ्य पुस्तक का कौन सा तत्व है जो क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है। तो ये संबंधित हो जाएगा आपका भाषा शिक्षण, यानी भाषा का शिक्षण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये बताना है कौन सी निम्न में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक सोपान के रूप में पाया जाता है। तो हम कहेंगे इसमें से अगर देखा जाए सभी ऑप्शनों को, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि हमें जो भी हमारी फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस यानी परिकल्पनाओं का निर्माण करना, ये सही हो जाएगा। शैक्षणिक कार्यों में एक रसता को कम करने के लिए मूल्य अवसर प्रदान करते हैं, तो ये संबंधित हो जाएगा। ये पूछने वाला है ये मनोरंजनात्मक को, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, परंपरागत उपागम क्या है, यानी जो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है हमारी। तो हम कहेंगे अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो वो भी सही हो जाएगा, जिसे डिसिप्लिनरी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर पर फिलिंदा ब्राइट 10वीं वाले बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने के प्रयास कर रहा है। कौन कर रहा है ये, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका NCERT। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है नंबर नेक्स्ट है, हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज़्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए फिल इन द ब्लैंक्स उपायों को अपनाना चाहिए फिल इन द ब्लैंक्स उपायों के स्थान पर। तो हम ओवरऑल देखें तो इसे स्टेटमेंट को ये सीटेट में पूछा हुआ है, तो हम कहेंगे ये एकीकृत उपागम से है ना, किधर की तरफ, विषयी उपागम के स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। आपको ये है प्रायोजना विधि के चरण दे रखे हैं, तो आप बताइएगा इसमें से व्यवस्थित कीजिएगा, यानी क्रम बताना है क्या होगा। जो आपकी प्रायोजना विधि है उसके ये स्टेप दे रखे हैं, इन चरणों को व्यवस्थित कीजिए, यानी क्रमबद्ध तरीके में लगाइएगा। पहले करेंगे परिस्थिति उत्पन्न, तो ये 1 नंबर हो गया। फिर उसके बाद उसका चयन करेंगे, फिर उसके बाद है उस योजना बनाएंगे, फिर उसके बाद है क्या करेंगे, फिर उसके बाद है उसका क्रियान्वयन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है क्रियान्वयन करने के बाद है हम क्या करेंगे, योजना का मूल्यांकन करेंगे, फिर लास्ट में लेखा जोखा करेंगे। ठीक है, तो ये 6, तो ये देख लीजिए किस में क्रम बैठ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मॉरिसन द्वारा दिए गए बोध स्तरीय शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपानों को सही क्रम क्या होगा। इसमें हो जाएगा, पहले तो हम अन्वेषण करेंगे,
फिर उसके बाद उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे, ये 1 नंबर पर होगा, ये 2 नंबर पर होगा। फिर उसके बाद परिपाक जिसे एसिमिलेशन बोलते हैं तो ये करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद है 1 2 3 हो गया, 1 2 3। फिर उसके बाद हम व्यवस्था करेंगे, फिर लास्ट में जाकर हम वर्णन करेंगे। तो ये क्रम होता है। ये मॉरिसन की बौद्ध स्तर पर दी गई शिक्षण व्यवस्था के 5 स्टेप थे। अन्वेषण, फिर उस अन्वेषण के बाद प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर उसका परिपाक करेंगे, फिर उसके बाद उसका व्यवस्था करेंगे, फिर लास्ट में वर्णन करेंगे। ये थोड़ा टॉपिक क्वेश्चन था मॉरिसन वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख रखा जाता है या अभिलेख रखता है? तो ये संबंधित हो जाएगा आपके प्रचार अधिकारी से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना हम फिल इन द ब्लैंक्स के आधार पर सीखते हैं। तो निश्चित तौर से हम कहेंगे नैमित्तिक अनुबंधन के आधार पर सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपको डीएनए की फुल फॉर्म बतानी है। तो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। फिर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सी नहीं डी सही हो जाएगा, डी। शारीरिक गतिक वृद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो जिसमें है आप ऐसे कह सकते हैं जिसमें आपकी शारीरिक गति हो वृद्धि, तो वो नृतक हो सकता है निश्चित तौर से, कि वो उसमें पाई जाएगी जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं जैसे काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, यानी बॉडली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, यानी जिसमें शरीर का क्या करे, गति करे, जैसे कि नर्तकी हो गए या और नई चीज़ें भी आ सकती हैं इसमें, यानी जिसमें जैसे इसमें डॉक्टर भी आ जाएगा, वो ऑपरेशन करता है। और भी अन्य एग्जाम्पल है, ये सीटेट वगैरह में कुछ नहीं बनता, ये सीडीपी के क्वेश्चन है। इसीलिए अधिगम अचंबारा की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो ये सभी हो जाएगी, यानी हाइपर एक्टिविटी होती है, लैक ऑफ अटेंशन रहता है उसके अंदर, इमोशनली अनस्टेबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पावलो द्वारा किए गए प्रयोग में CS किसको अंकित करता था? कंडीशन स्टिमुलेट। तो ये संबंधित हो जाएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, घंटी की ध्वनि से संबंधित था। फिल इन द ब्लैंक्स के अनुसार बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। ये किसका है? बिनी का है स्टेटमेंट या किसी और का है? ये बोरिंग का है, बिनी का नहीं है, ये बोरिंग का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकता आती है, यानी मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकता आती है। तो मास्लो के अनुसार सबसे पहले दैहिक होती है, फिजिकली, फिर फिजिकली होती है, सही बात है, फिर लास्ट में होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है 143 नंबर। ये पूछा गया है, जब बालक सीधे यानी जो दाएं हाथ से लिखना सीखता है, यह कौशल का अधिगम अंतरण उसे उल्टे बाएं हाथ से लिखने में सुगम प्रदान करता है। यह सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने का ये कौशल का स्थानांतरण कहलाता है। इसे द्विपार्श्व अधिगम अंतरण कहते हैं, यानी आप कह सकते हैं आप दाएं हाथ से बाएं चीज़ें लिखते हैं और बाएं हाथ से दाएं हाथ चीज़ें लिखते हैं, यानी दोनों हाथों से लिखे, आप ओवरऑल ये कहें तो नीचे तौर से द्विपार्श्व अधिगम अंतरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर पर फिल इन द ब्लैंक 10वीं बातें बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने के प्रयास कर रहा है। कौन कर रहा है ये? तो ये संबंधित हो जाएगा आपका NCERT, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है, नंबर नेक्स्ट है, हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज़्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए फिल इन द ब्लैंक्स उपायों को अपनाना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स उपायों के स्थान पर। तो हम ओवरऑल देखें तो इसे स्टेटमेंट को ये सीटेट में पूछा हुआ है, तो हम कहेंगे ये एकीकृत उपागम से है ना, किधर की तरफ? विषयी उपागम के स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। आपको ये है प्रायोजना विधि के चरण दे रखे हैं, तो आप बताइएगा इसमें से व्यवस्थित कीजिएगा, यानी क्रम बताना है क्या होगा। जो आपकी प्रायोजना विधि है उसके ये स्टेप दे रखे हैं, इन चरणों को व्यवस्थित कीजिए, यानी क्रमबद्ध तरीके में लगाइएगा। पहले करेंगे परिस्थिति उत्पन्न, तो ये 1 नंबर हो गया। फिर उसके बाद उसका उज्जैन करेंगे,
फिर उसके बाद है उस योजना बनाएंगे, फिर उसके बाद है क्या करेंगे, फिर उसके बाद है उसका क्रियान्वयन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है क्रियान्वयन करने के बाद है हम क्या करेंगे, योजना का मूल्यांकन करेंगे, फिर लास्ट में लेखा जोखा करेंगे, ठीक है। तो ये 6, तो ये देख लीजिए किस में क्रम बैठ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मॉरिसन द्वारा दिए गए बोध स्तर शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपानों का सही क्रम क्या होगा। इसमें हो जाएगा, पहले तो हम अन्वेषण करेंगे, फिर उसके बाद उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे, ये 1 नंबर पर होगा, ये 2 नंबर पर होगा। फिर उसके बाद परिपाक जिसे एसिमिलेशन बोलते हैं, तो ये करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद है 1 2 3 हो गया, 1 2 3। फिर उसके बाद है हम व्यवस्था करेंगे, फिर लास्ट में जाके हम वर्णन करेंगे। तो ये क्रम होता है। ये मॉरिसन की बौद्ध स्तर पर दी गई शिक्षण व्यवस्था के 5 स्टेप थे। अन्वेषण, फिर उस अन्वेषण के बाद प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर उसका परिपाक करेंगे, फिर उसके बाद उसका व्यवस्था करेंगे, फिर लास्ट में वर्णन करेंगे। ये थोड़ा टॉपिक क्वेश्चन था मॉरिसन वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख रखा जाता है या अभिलेख रखता है। तो ये संबंधित हो जाएगा आपके प्रचार अधिकारी से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना हम फिल इन द ब्लैंक्स के आधार पर सीखते हैं। तो निश्चित तौर से हम कहेंगे नैमित्तिक अनुबंधन के आधार पर सीखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपको डीएनए की फुल फॉर्म बतानी है। तो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। फिर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सी नहीं डी सही हो जाएगा, डी। शारीरिक गतिक वृद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। तो जिसमें है आप ऐसे कह सकते हैं जिसमें आपकी शारीरिक गति हो वृद्धि, तो वो नृतक हो सकता है निश्चित तौर से, कि वो उसमें पाई जाएगी जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं जैसे काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, यानी बॉडली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, यानी जिसमें शरीर का क्या करे, गति करे, जैसे कि नर्तकी हो गए या और नई चीज़ें भी आ सकती हैं इसमें, यानी जिसमें जैसे इसमें डॉक्टर भी आ जाएगा, वो ऑपरेशन करता है। और भी अन्य एग्जाम्पल है, ये सीटेट वगैरह में क्वेश्चन बनता है, ये सीडीपी के क्वेश्चन है। इसीलिए अधिगम अचम 12 की प्रमुख विशेषता क्या होती है, तो ये सभी हो जाएगी, यानी हाइपर एक्टिविटी होती है, लैक ऑफ अटेंशन रहता है उसके अंदर, इमोशनली अनस्टेबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पावलो द्वारा किए गए प्रयोग में CS किसको अंकित करता था, कंडीशन स्टिमुलेट। तो ये संबंधित हो जाएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, घंटी की ध्वनि से संबंधित था। फिल इन द ब्लैंक्स के अनुसार बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। ये किसका है, बिनी का है स्टेटमेंट या किसी और का है, ये बोरिंग का है, बिनी का नहीं है, ये बोरिंग का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकता आती है, यानी मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकता आती है। तो मास्लो के अनुसार सबसे पहले दैहिक होती है, फिजिकली, फिर फिजिकली होती है, सही बात है, फिर लास्ट में होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है 143 नंबर। ये पूछा गया है, जब बालक सीधे यानी जो दाएं हाथ से लिखना सीखता है, यह कौशल का अधिगम अंतरण उसे उल्टे बाएं हाथ से लिखने में सुगम प्रदान करता है। यह सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने का ये कौशल का स्थानांतरण कहलाता है। इसे द्विपार्श्व अधिगम अंतरण कहते हैं, यानी आप कह सकते हैं आप दाएं हाथ से बाएं चीज़ें लिखते हैं और बाएं हाथ से दाएं हाथ चीज़ें लिखते हैं, यानी दोनों हाथों से लिखे, आप ओवरऑल ये कहें तो नीचे तौर से द्विपार्श्व अधिगम अंतरण कहलाता है।